नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेज माला में, जिसमें बेटा अपन बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे थे और इन बायोलॉजी की क्लासेस में अपन प्लांट फिजियोलॉजी में एंजाइम्स की बात करते हैं। अभी तक अपन ने प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ लिया था बेटा। प्लांट रेस्पिरेशन की वीडियोस जो थी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ में डिवाइड कर दी थी। आप इसके आगे की जो वीडियोस है वो आप उन पार्ट्स में देख सकते हो। इसके अलावा अपन इस प्लांट रेस्पिरेशन का जो पार्ट सेकंड है, उस पार्ट सेकंड जिसका नाम है बेटा एंजाइम, आज हम इस एंजाइम की बात करेंगे। एंजाइम के बारे में यदि अपन देखें तो बेटा ये एंजाइम जो होते हैं, वैसे तो जितने भी सजीव होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी पाए जाते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और सक्रियता से भाग लेते हैं। यहां पर अपने एंजाइम की बात करें बेटा तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वे प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं या सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने का कार्य करते हैं या उन्हें उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं अपने पास में एंजाइम्स। तो एंजाइम की बात करें बेटा कि एंजाइम असल में होते क्या है, तो आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं बेटा। एंजाइम वे प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं, वे प्रोटीनीय रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? एंजाइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। इन एंजाइम्स की बात करें बेटा तो ये जो एंजाइम्स थे, ये एंजाइम्स सबसे पहले कहां देखे गए थे? ये एंजाइम सबसे पहले ईस्ट, जो कि सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी होता है, उस ईस्ट में किण्वन की जो क्रिया होती है, उस किण्वन की क्रिया के अंतर्गत ये देखे गए थे और उस किण्वन की क्रिया में सर्वप्रथम इनको ज्ञात किया गया। तो देखिएगा बेटा कि जो एंजाइम्स थे, ये एंजाइम्स क्या थे बेटा? ये एंजाइम्स सर्वप्रथम ये एंजाइम्स किसमें देखे गए थे बेटा? ईस्ट, जिसे अपन सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत ईस्ट में किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप एंजाइम्स को देखा गया था और इसके बाद बुकनर नामक जो वैज्ञानिक थे, इन बुकनर नामक वैज्ञानिक ने इनको किण्वन की क्रिया के लिए उत्तरदायी माना। किसने माना था बेटा? बुकनर नामक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक बुकनर ने इन्हें किण्वन की क्रिया के लिए उत्तरदायी माना तथा वैज्ञानिक कुहने ने इन्हें इस आधार पर क्या नाम दिया था बेटा? एंजाइम नाम दिया था। इसके बाद हम बात करें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वैज्ञानिक सुमनर नामक वैज्ञानिक ने क्या करा था बेटा? सुमनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यूरिएज नामक एंजाइम को किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप या क्रिस्टलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप देखा था या प्राप्त किया था। क्रिस्टलीकरण करके प्राप्त किया था। किसने करा था बेटा? ये वैज्ञानिक सुमनर ने इनको किसके रूप में? सुमनर ने इनको यूरिएज नामक एंजाइम के रूप में देखा और यूरिएज नामक जो एंजाइम थे, ये एंजाइम क्या करते थे बेटा? ये एंजाइम जो कि अपने यूरिनरी सिस्टम से संबंधित होते हैं, ठीक है, इनके बारे में अपन बात करेंगे आगे। अब तो अपन बात करें बेटा कि वे प्रोटीनीय रासायनिक पदार्थ जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है बेटा, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपने पास में एंजाइम। सर्वप्रथम ईस्ट में सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी में किण्वन की क्रिया के अंतर्गत इस एंजाइम को देखा था और इस एंजाइम को यहां पर किसके रूप में? एक प्रोटीनीय अणु के रूप में देखा था।
किसके रूप में देखा था बेटा? एक प्रोटीनीय अणु के रूप में देखा था। वैज्ञानिक बुकनर ने इन्हें किणवन की क्रिया के फलस्वरूप ज्ञात किया था। वैज्ञानिक बुकनर ने किसके रूप? किणवन की क्रिया के फलस्वरूप ज्ञात करा था और उन्होंने इनको एंजाइम नाम दिया था। वैज्ञानिक सुंदर ने यूरिएज नामक एंजाइम क्रिस्टलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किया था। तो अपन बेटा अभी तक अपन सिर्फ एंजाइमों की खोज और इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो एंजाइम जो होते हैं ये एंजाइम मुख्य रूप से क्या करते हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जो एंजाइम्स होते हैं इन एंजाइम्स को किस नाम से भी जानते हैं बेटा? अपन इन एंजाइम्स को अपन जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये किसको प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित करते हैं बेटा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन एंजाइम्स को जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स सजीवों की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। जैव उत्प्रेरक के नाम से इनको जाना जाता है। अब जैव उत्प्रेरक की बात करें बेटा कि जितने भी जो एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एंजाइम्स सजीवों के अंदर पाए जाने वाली जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं, यानी कि उन अभिक्रियाओं के दर को ये बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि उन एंजाइम्स की दर को ये क्या करेंगे बेटा? ये बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। अपन यहाँ पर अब बात करेंगे बेटा एंजाइम्स के प्रकार के। तो इनको तो जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि वे पदार्थ जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करेंगे, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, तो उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं बेटा एंजाइम्स के प्रकार की। तो एंजाइम्स के जो प्रकार होते हैं, एंजाइम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बेटा? एंजाइम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और इनके ये जो दो प्रकार है वो निम्न प्रकार से देखना था कि एंजाइम्स के प्रकार कितने प्रकार होते हैं बेटा? दो प्रकार होते हैं एंजाइम्स के। कौन कौन से? एक तो होता है बेटा एंडो एंजाइम या एक्सो एंजाइम की बात कर लेते हैं अपन। फर्स्ट नंबर एक्सो एंजाइम और सेकंड नंबर होता है बेटा एंडो एंजाइम। इन दोनों एंजाइम्स की बात करते हैं। तो एंजाइम मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम की यदि अपन बात करें बेटा तो ऐसे प्रोटीनीय पदार्थ या ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जिनका निर्माण किसके अंदर होता हो बेटा? कोशिकाओं के अंदर होता हो। निर्माण कहां हो? कोशिकाओं के अंदर तथा निर्माण होने के बाद इनका जो स्त्रवण किया जाता है या इनका उपयोग जो किया जाता है वो भी किसके अंदर? कोशिकाओं के अंदर ही किया जाता हो, या बनने के बाद इन्हें कोशिकाओं के अंदर ही काम में लिया जाता हो, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये अपने पास में एक्सो एंजाइम। ठीक है बेटा, तो एक्सो एंजाइम न होकर अपन यहाँ पे फर्स्ट नंबर बात कर लेते हैं एंडो एंजाइम की। इनको क्या बोलेंगे बेटा? एंडो एंजाइम बोलेंगे और इनको बोल देंगे एक्सो एंजाइम। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया था आंटा। तो देखना एंडो एंजाइम जिनका निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं के अंदर होता हो बेटा, और निर्माण होने के बाद इनका जो स्त्रवण किया जाता है वो भी कोशिका के अंदर ही किया जाता है, या फिर अपन ये बोले कि इनका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग भी किसके अंदर किया जाता है? कोशिकाओं के अंदर ही उपयोग किया जाता है। वो एंजाइम क्या कहलाएंगे बेटा? अपने पास में एंडो एंजाइम कहलाएंगे। अब अपन बात करते हैं एक्सो एंजाइम। तो एक्सो एंजाइम क्या होते हैं? यानी कि बाह्य एंजाइम। अब एक्सो एंजाइम की बात करें बेटा कि इनका जो निर्माण होता है, एक्सो एंजाइम का जो निर्माण होता है ये निर्माण भी कहां होता है बेटा? कि निर्माण तो कोशिकाओं के अंदर होता हो। निर्माण कहां होता हो? कोशिकाओं के अंदर होता हो, लेकिन इनको निर्मित होने के बाद इनका स्त्रवण या इनका उपयोग कोशिकाओं की सतह पर
या कोशिकाओं के बाहर इनका उपयोग किया जाता हो तो क्या कहलाएंगे बेटा, ये एक्सो एंजाइम कहलाएंगे। तो अपन ने बात कर ली बेटा अभी तक कि एंजाइम, तो एंजाइम की बात करें बेटा कि वे प्रोटीनीय रासायनिक पदार्थ जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, एंजाइम कहलाते हैं। और सर्वप्रथम ईस्ट में यानी कि सेकेरोमाइसिस सेरिडेसी में किण्वन की क्रिया के अंतर्गत प्रोटीनीय अणु की खोज की गई थी और वैज्ञानिक बुकनन ने किण्वन की क्रिया के अंतर्गत देखा था, उन्होंने इनको किण्वन क्रिया के लिए बुकनन ने उत्तरदायी माना था, वैज्ञानिक उन्होंने इनको एंजाइम नाम दिया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक सुमन ने यूरिएज नामक जो एंजाइम था, इस यूरिएज नामक एंजाइम को क्रिस्टलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप देखा था और इन एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। और जैव उत्प्रेरक क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि ये सजीवों की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद अपन ने बात करी बेटा एंजाइम के प्रकार की। तो एंजाइम के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः दो प्रकार होते हैं एंजाइम के। कौन से, एक तो होता है बेटा एंडो एंजाइम और एक होता है एक्सो एंजाइम। एंडो एंजाइम की बात करते हैं कि ऐसे एंजाइम जिनका जो निर्माण होता हो वो कोशिकाओं के अंदर होता हो और उनका स्त्रवण और जो उपयोग किया जाता है वो भी कहां पर, वो भी उस कोशिका के अंदर ही किया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, एंडो एंजाइम कहलाएंगे। इसके अलावा अपन ने बात कर ली एक्सो एंजाइम की। तो एक्सो एंजाइम ऐसे एंजाइम होंगे कि जिनका जो उपयोगी निर्माण जो किया जाता है जिनका, वो कोशिकाओं के अंदर किया जाता हो, लेकिन उनका जो स्त्रवण होता है और उनका जो उपयोग किया जाता है, तो स्त्रवण कोशिका की सतह पर होता है और उपयोग भी कोशिका के बाहर किया जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा अपने पास में, वो कहलाएंगे एक्सो एंजाइम। इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे किसकी, कि एंजाइम जो होते हैं, ये तो एंजाइम के सामान्य प्रकार हो गए। अब एंजाइम की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं बेटा। तो एंजाइम की जो विशेषताएं होती है वो विशेषताएं मुख्य रूप से कौन कौन सी होगी बेटा, देखना है इसमें। एंजाइम जो मुख्यतः विशेषताएं होती है एंजाइम की, एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा, एंजाइम सजीवों की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अर्थात अपन सामान्यतः यह बोल सकते हैं कि ये जो एंजाइम होते हैं ये सामान्यतः सरल प्रकार के होते हैं। एंजाइम की विशेषताएं, अब इन विशेषताओं की बात करें बेटा कि एंजाइम कैसे होते हैं। एंजाइम यह जल स्नेही प्रकृति के होते हैं, यह जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। एंजाइम जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं बेटा, एंजाइम जल स्नेही प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन अणु के रूप में पाए जाते हैं, प्रोटीन अणु के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें बेटा एंजाइम जो रहते हैं, ये एंजाइम कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। एंजाइम अणु कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं और इन एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा ही किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में सक्षम होती है। इन एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा के द्वारा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा के द्वारा क्रियाकारक की अधिक मात्रा को क्रियाफल में परिवर्तित किया जा सकता है।
एंजाइम के अणु बड़े होने के कारण के अणु की आकृति या एंजाइम के अणु बड़े होने के कारण इनका विसरण भी धीमी गति से या बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, तो अपन कुछ विशेषताओं की बात करें कि एंजाइम्स की जो विशेषताएं होती है बेटा वो क्या होती है कि एंजाइम सजीवों की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो जल स्नेही प्रकृति की होती है, यानी कि ये जल में जो होते हैं बेटा वो घुलनशील होते हैं। ठीक है बेटा, जल स्नेही प्रकृति के रूप में पाए जाते हैं। एंजाइम प्रोटीन अणु के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि अभी बात कर ली थी अपन ने कि प्रोटीनी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम के अणुओं की प्रकृति जो होती है बेटा वो कोलाइडी प्रकृति की होती है, किसी भी जलीय विलयन में कोलाइडी विलयन के रूप में पाए जाएंगे यदि अपन उसे एंजाइम को उसमें मिला देते हैं। इनकी शुद्ध मात्रा जो रहती है एंजाइम्स की वो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने में सक्षम होती है। तो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि अपन एंजाइम डालते हैं या एंजाइम के द्वारा वो जैव रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वो उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा कि अर्थात अपन बोल सकते हैं कि इसको संपन्न कराने में सक्षम होते हैं। अर्थात अपन बात करें कि एंजाइम की जो सूक्ष्म मात्रा होती है ये सूक्ष्म मात्रा के द्वारा जो क्रियाकारक होते हैं, अब क्रियाकारक और क्रियाफल तो जानते हैं बेटा कि क्रियाकारक क्या होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हम क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। और ये पदार्थ यानी कि क्रियाकारक जो आपस में क्रिया करते हैं वो क्रिया करके जिस उत्पाद का निर्माण करते हैं या जिस पदार्थ को बनाते हैं उसे अपन क्रियाफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। यानी कि अपन बात करें कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले क्रियाकारक कहलाते हैं पदार्थ और जो इनके द्वारा नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, क्रियाफल कहलाता है। तो एंजाइम जो होते हैं बहुत सी अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा के द्वारा क्रियाकारक की अधिक मात्रा को क्रियाफल में परिवर्तित किया जा सकता है, बहुत ही कम समय में क्रियाफल में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा बहुत अधिक क्रियाकारकों को क्रियाफल में परिवर्तित करने के लिए बेटा सक्षम होती है। इसके बाद अगर बात करें कि एंजाइम अणु के बड़े होने के कारण इनका जो विसरण होता है किसी भी जलीय विलयन में बहुत ही कम होता है, यानी कि इनका विसरण बहुत धीमी गति से या बहुत ही कम होगा क्योंकि इनके जो अणु रहते हैं वो बड़े रहते हैं। और आपको पता है कि कोशिकाओं की कोशिका जो दिखती रहती है वो तो पूर्णपारगम्य होती है, लेकिन कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली जो रहेगी वो कोशिका झिल्ली किसी होती है बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। तो उनसे होकर इन पदार्थों का जो विसरण होता है वो विसरण बहुत ही धीमी गति से होता है। और विसरण की बात करें बेटा तो विसरण की क्रिया कैसे कहेंगे कि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है बेटा, विसरण कहलाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। तो आज हमने बात करी बेटा एंजाइम्स की कि एंजाइम्स प्रोटीनी अणु रहते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। अपन ने एंजाइम्स के प्रकार की बात करी कि एंजाइम दो प्रकार के होते हैं बेटा, कौन कौन से एंजाइम के जो प्रकार होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम। एक्सो जो एंजाइम रहते हैं वो एक्सो एंजाइम बनते कहां पर है बेटा, वो बनेंगे कोशिकाओं के अंदर, लेकिन उनका स्त्रवण जो उपयोग किया जाता है कोशिकाओं की सतह पर किया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ। और जो एंडो एंजाइम रहते हैं ये एंडो एंजाइम का निर्माण होता है कोशिकाओं के अंदर और इनका जो उपयोग और स्त्रवण किया जाता है वो भी कोशिकाओं के अंदर किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन ने कुछ विशेषताओं की बात कर ली कि एंजाइम जो रहते हैं वो जलस्नेही प्रकृति के रहेंगे, प्रोटीन अणु के रूप में पाए जाएंगे, कोलाइडी प्रकृति रहेगी, इनकी सूक्ष्म मात्रा क्रियाकारक को क्रियाफल में परिवर्तित कर सकती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित कर सकते हैं, इनके अणु बड़े होने के कारण विसरण की क्रिया बहुत ही कम होती है। तो बेटा पार्ट फर्स्ट में आज हमने ये बात कर ली है। इसके बाद का जो आगे की जो इसके एंजाइम की इसके प्रोटीनी अणु की आकृति के आधार पर या संरचना के आधार पर जो प्रकार है इसके अपन कल बात करेंगे बेटा। तो छोड़ना मत एक भी टॉपिक इसका, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, क्योंकि एंजाइम यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल नोट्स वाइज आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें और पार्ट सेकंड अगली वीडियो पार्ट सेकंड देखें जरूर। धन्यवाद।